अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। लेक्चर 6 है हमारा, फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। तो फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। स्टूडेंट, जब हम फिजिकल पॉलिसी की बात करते हैं तो फिजिकल पॉलिसी का मतलब ये है ऐसी पॉलिसी बनाना कि जिसके अंदर ये गवर्नमेंट डिसाइड करे कि उनका जितना भी खर्चा होगा उसके लिए रेवेन्यू जनरेट किस तरीके से होगा, और उस रेवेन्यू के जरिए से अपने एक्सपेंसेस को किस तरह से मीट करेंगे। ठीक है, इसलिए इसको बजटरी पॉलिसी भी कहा जाता है, क्योंकि इसका मकसद क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करना और उस रेवेन्यू को अपने एक्सपेंडिचर के ऊपर खर्च कर देना। यानी जो उन्होंने एक्सपेंडिचर डिसाइड किया है कि ये इनके एक्सपेंडिचर होंगे, उनको उनके ऊपर खर्च करना। मेन चीज आ जाती है कि यहाँ पे रेवेन्यू हमारा किस तरीके से जनरेट होगा। तो अब हम जब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी की, तो फिजिकल पॉलिसी आपके पास दो किस्म की आ जाती है। याद रखिएगा, फिजिकल पॉलिसी दो किस्म की है। एक आपकी डिस्क्रिशनरी फिजिकल पॉलिसी, नंबर टू नॉन डिस्क्रिशनरी पॉलिसी। डिस्क्रिशनरी का मतलब यह है कि ऐसी फिजिकल पॉलिसी जो कि चेंजेबल हो, मींस कि उसको चेंज किया जा सके इकोनॉमिक सिचुएशन के हिसाब से। अब आ जाता है आपके पास डिस्क्रिटरी फिजिकल पॉलिसी। डिस्क्रिटरी जैसे कि मैंने बताया कि चेंजेबल पॉलिसी है, मींस गवर्नमेंट मेक चेंजेस। अब उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, जब चेंजेबल पॉलिसी है तो गवर्नमेंट क्या क्या चेंज करती है। गवर्नमेंट चेंज करती है टैक्स रेट को और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को, क्योंकि हमारे पास दो कंट्रोलेबल टूल्स आ जाते हैं यहाँ पे फिजिकल पॉलिसी के अंदर। एक आपका टैक्सेस और एक आपके गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। टैक्सेस आपका रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं और गवर्नमेंट स्पेंडिंग या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आपके एक्सपेंसेस को शो कर रहा है। तो इसको जब हम कंट्रोल करेंगे तभी हमारी फिजिकल पॉलिसी क्या होगी, एक अच्छी फिजिकल पॉलिसी बनेगी। और उसको हम क्या कहेंगे, डिस्क्रिशनरी फिजिकल पॉलिसी। यानी हमने इकोनॉमिक सिचुएशन के हिसाब से, अगर हमारा टैक्स कम जनरेट हो रहा था, रेवेन्यू कम जनरेट हो रहा था, तो हम उन्होंने टैक्स को चेंज कर दिया, यानी टैक्स बढ़ा दिया, या मौके के हिसाब से आप उसको टैक्स को कम भी कर सकते हैं। अब देर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्क्रिशनरी फिजिकल पॉलिसी। डिस्क्रिशनरी फिजिकल पॉलिसी की जब हम बात करते हैं तो इसकी भी जो है फर्दर टू काइंड्स है। नंबर वन एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी, नंबर टू कॉन्ट्रैक्शनरी। एक्सपेंशनरी का मतलब यह है, मींस एक्सपेंड करना, फैला देना। ठीक है, तो expansionary fiscal policy is an increase in government spending or a decrease in taxation is cutting tax or increasing government spending. Lower tax that increases disposable income in theory should encourage people to spend. For example, cutting VAT to provide boost to spending. More spending decreases unemployment because due to spending in economy, demand of goods increases that require more output, and for this more jobs should be created. कह रहे हैं एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी का मतलब यह है कि इसमें हम क्या करते हैं, अपने गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग को बढ़ा देते हैं, यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ा देते हैं, और टैक्सेस को हम डिक्रीज कर देते हैं, कम कर देते हैं। जब हम टैक्सेस को डिक्रीज कर देंगे तो उसकी वजह से फायदा ये होगा कि चीज़ें लोगों के लिए सस्ती हो जाएंगी और लोग उनको ज़्यादा से ज़्यादा बाय करेंगे। जब उनको ज़्यादा बाय करेंगे तो उसकी डिमांड में भी इजाफा होगा, और उस डिमांड को पूरा करने के लिए मुल्क के अंदर हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी, और प्रोडक्शन बढ़ेगी तो हमारा जीडीपी इंक्रीज होगा। और इसके अलावा प्रोडक्शन को बनाने के लिए लोग भी रिक्वायर्ड होंगे, यंग जनरेशन काम करने की रिक्वायर्ड होगी। तो इस वजह से क्या होगा, हमारी अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। लेकिन इस तरह कंटिन्यू मुस्तकिल नहीं किया जा सकता। मैंने बताया इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी कैन बी यूज्ड बाय गवर्नमेंट टू इंकरेज द इकोनॉमी ड्यूरिंग अ रिसेशन बिकॉज इट इंक्रीज डिमांड ऑफ गुड्स। अक्सर कभी ऐसा होता है कि रिसेशन आ जाता है इकोनॉमी में, यानी डिमांड कम हो जाती है, चीज़ों की भी कमी हो जाती है। तो वहां पे क्या किया जाता है, डिमांड को बढ़ाया जाता है, चीज़ों को भी, प्रोडक्शन को बढ़ाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अगर हम गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज कर लेते हैं तो डायरेक्टली इंक्रीज डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, और हमारी डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज भी इंक्रीज होंगी, विच कैन हेल्प इंक्रीज आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, जिसकी वजह से हमारे आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। नंबर टू आ जाता है कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी। कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये इसकी ऑपोजिट है एक्सपेंशनरी की। इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर भी वही दो टूल को देखते हुए गवर्नमेंट क्या कर रही है, चेंज कर रही है पॉलिसी को। लेकिन उसके अंदर एक्सपेंशनरी में टैक्स को कम कर रही थी, एक्सपेंस को बढ़ा रही थी। यहाँ पे एक्सपेंस को कम कर रही है और टैक्सेस को बढ़ा रही है।
क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी कैन बी यूज्ड बाय गवर्नमेंट टू कूल डाउन द इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा बूम आ गया, बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ गई है, तो जिसकी वजह से हमें इन्फ्लेशन का खतरा है, तो गवर्नमेंट वहां पे क्या करती है, टैक्सेस को बढ़ा देती है ताकि वो कंट्रोल में आ सके, एक्सपेंसेस कंट्रोल में आ सके, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सके। अ डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग कैन हेल्प कीप इन्फ्लेशन इन चेक। फिर आ जाता है आपके पास नंबर 2, डिस्क्रिशनरी नॉन डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी। देखिए नॉन डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी का मतलब यह है कि यहाँ पे फिस्कल पॉलिसी के अंदर कोई चेंज नहीं लाया जा रहा, बल्कि फिस्कल पॉलिसी के चेंज लाने के बजाय पहले से एक लॉ बना लिया जाता है। बहुत सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने पहले से एक लॉ बनाया होता है कि वो क्या करेंगे, किस तरीके से रेवेन्यू जनरेट करेंगे और उस रेवेन्यू को अपने आवाम के ऊपर, पब्लिक के ऊपर किस तरह से खर्च करेंगे। तो अब इसके बारे में पढ़ते हैं डेफिनेशन पहले। द नॉन डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी इंक्लूड्स द लॉस दैट ऑटोमेटिकली स्पीड अप और स्लो डाउन द इकोनॉमिक ग्रोथ। इट इज आल्सो कॉल्ड नॉट चेंजेबल पॉलिसी। It refers to various ongoing programs of government spending and taxation. They are primarily for income maintenance purpose. They are usually rarely changed. They include social security, welfare, and unemployment compensation. देखिए नॉन डिस्क्रिशनरी जैसे कि मैंने बताया कि ये चेंजेबल नहीं होता, पहले से एक लॉ बना लिया जाता है और वो लॉ इस तरीके से बनाया जाता है कि वो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी को सिचुएशन के हिसाब से स्लो डाउन या स्पीड अप कर देता है। अगर इकोनॉमी स्लो जा रही है तो उसको स्पीड अप कर देगा, अगर स्पीड अप है तो उसको स्लो डाउन कर देगा। उसके लिए आप क्या करते हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग की जा रही होती है, टैक्सेशन की जा रही होती है, लेकिन उसके लिए एक रूल बनाया होता है, एक लॉ बनाया होता है। और उसके लिए होता ही है कि गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम करती है जिससे अपने पब्लिक को उसकी फ़ायदा होगा। जैसे कि सोशल सिक्योरिटी दे रही है अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने इनको कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को दे रही हैं, वेलफेयर और अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। ये सारे प्रोग्राम आ जाते हैं। वेलफेयर स्टेट ज़्यादातर ऐसे काम करती हैं। अब फिस्कल पॉलिसी को, अब हम एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी और कॉन्ट्रैक्शनरी को हम लोग आगे यहाँ पे फर्दर पढ़ लेते हैं कि इसके अंदर क्या हो रहा है। एक्सपेंशनरी में गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ रही है, टैक्सेस कम हो रही है, यानी पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ रहे हैं, टैक्सेस कम हो रहे हैं। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शनरी में गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम हो रही है, टैक्सेस क्या हो रहा है, बढ़ रहे हैं। याद रखिए इस एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी ज्यादातर अंडर डेवलप या डेवलपिंग कंट्रीज में की जा रही होती है ताकि जो है वो ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट किया जा सके और लोगों को फैसिलिटेट किया जाए। टू अब आ जाता है टूल्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। जब हम टूल्स की बात करते हैं तो फिस्कल पॉलिसी के 4 किस्म के टूल्स हैं: टैक्सेशन, पब्लिक बोरोइंग, पब्लिक एक्सपेंडिचर और डेफिसिट फाइनेंसिंग। जब हम टैक्सेशन की बात करते हैं तो टैक्सेशन और पब्लिक बोरोइंग जो है ना, इन दोनों से हमें रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, या ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग को कैश आ रहा है हमारे पास। टैक्सेशन से हमारे पास कैश आ रहा है, पब्लिक बोरोइंग से कैश आ रहा है, पब्लिक एक्सपेंडिचर से और डेफिसिट फाइनेंसिंग में कैश जा रहा है। पब्लिक एक्सपेंडिचर में तो हम खर्च कर रहे हैं और डेफिसिट फाइनेंसिंग में क्या कर रहे हैं, हम दूसरी कंट्री से इमदाद हासिल कर रहे हैं या लोन ले रहे हैं और फिर उस पैसे को हम अपने कंट्री के एक्सपेंसेस पे खर्च कर रहे हैं, जिनके ऊपर खर्च करना हमारे लिए ज़रूरी है, हमारे लिए नागुज़ीर, हमें खर्च करना है लाजमी। अब इसको फर्दर हम जो है वो डीपली पढ़ते हैं। टैक्सेशन, टैक्सेशन किसको कहेंगे? टैक्सेशन इज कंसीडर्ड द मोस्ट इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी का एक इम्पॉर्टेंट टूल है टैक्सेशन, क्योंकि यहाँ से हमें क्या होता है, रेवेन्यू जनरेट होता है। मोस्टली जो अंडर डेवलप कंट्रीज हैं या डेवलपिंग कंट्रीज है तो उनके पास तो एक जरिया यही होता है कि वो क्या करें, अर्निंग कहाँ से करें, अर्निंग उनकी कहाँ से होती है, रेवेन्यू उनको कहाँ से जनरेट होता है, टैक्सेशन से होता है। तो एक्चुअल वर्किंग ऑफ फिस्कल पॉलिसी डिपेंड्स ऑन द टैक्सेशन स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री बिकॉज इट इज अ मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू। फिर आ जाता है, अब इसकी फर्दर काइंड आ सकती है डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस ज्यादातर सैलरी पे या इनकम पे लेवाया होता है। सैलरी या इनकम इंडिविजुअल की हो, चाहे बिजनेसमैन की हो, चाहे वो कैपिटल गेन हो, चाहे कॉरपोरेशन की इनकम हो, इन सब के ऊपर टैक्सेस लगते हैं। फिर आ जाता है इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस की जब हम बात करते हैं तो इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐसे टैक्सेस को कहते हैं जो कि इनकम पे नहीं लगाए जाते बल्कि कंज्यूमर आइटम पे या कंज्यूमर गुड्स पे लगाए जा रहे होते हैं। तो इट रेफर्स टू टैक्सेस चार्ज ऑन कंज्यूमर गुड्स एंड आल्सो टैक्सेस स्पेंड ऑन स्पेसिफिक गुड्स लाइक सिगरेट। और इसके अलावा स्पेसिफिक गुड्स पे भी ज्यादातर लगाए जा रहे होते हैं, जैसे कि जो चीजें होंगी जो कि आमतौर पे गवर्नमेंट की तरफ से
डिस्करेज की जाती है, जैसे सिगरेट, अल्कोहल या और कोई नशे वाली चीज़ें हैं। इसके अलावा सर्विस लाइक वेट, और इसके अलावा वेट यानी वैल्यू एडेड टैक्स भी जो लिवाया होता है मुख्तलिफ चीज़ों पर, सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट पे। इसके अलावा हेल्थ और एजुकेशन जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस से एक्सक्लूड होती है, यानी इनके ऊपर जो है टैक्सेस नहीं लगाए जाते। ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन क्या है? टैक्सेशन के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव होते हैं, जिनमें नंबर 1 ये है कि ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम प्राइवेट कंजम्पशन टू पब्लिक इन्वेस्टमेंट। इसके अंदर क्या है कि सबसे पहले तो टैक्सेशन का पर्पस क्या है कि प्राइवेट लोगों से पब्लिक के हाथ में इन्वेस्टमेंट को लेकर आना, यानी ये कह लें कि जो प्राइवेट लोग बिजनेस करके कमा रहे हैं उस पर टैक्स लिवाई करके उससे अर्निंग हासिल करना और उसी को पब्लिक के ऊपर खर्च करना। तो डायरेक्ट टैक्सेस सर्व द पर्पस ऑफ curtailing consumption by taking away a part of increased income of the higher income group, while indirect taxes on essential luxury commodities. कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशनरी प्रेशर, नंबर 2 ऑब्जेक्टिव आ जाता है। एक तो हमने ये पढ़ा कि प्राइवेट से गवर्नमेंट के हाथ में आए पैसे। नंबर 2 ऑब्जेक्टिव होता है कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर, इन्फ्लेशन के प्रेशर को कम किया जा सके। इन्फ्लेशन के प्रेशर को किस तरह से कम किया जाएगा कि इसको जो है वो इनकम बढ़ाई जाएगी, यानी टैक्स को बढ़ा के इनकम को बढ़ाया जाएगा। जब टैक्स बढ़ेगा तो रेवेन्यू भी हमें हमारा जनरेट होगा। इसके बाद फिर आ जाता है आपके पास इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट टू ब्रेक द विशियस सर्कल। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि विशियस सर्कल कहते किसको है। विशियस सर्कल इकोनॉमी की ऐसी कंडीशन होती है जहां पे वो अपने जीडीपी को इंक्रीज नहीं कर पा रही होती। जीडीपी को इंक्रीज इसलिए नहीं कर पा रही होती क्योंकि उस कंट्री की इन्वेस्टमेंट लो होती है, कंजम्पशन भी लो होती है और सेविंग भी लो होती है। अब इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन और सेविंग क्यों लो है? क्योंकि उस कंट्री की इनकम कम है। ठीक है, इनकम कम है इसका मतलब ये है कि वो, या ये कह लें कि जितनी अर्निंग कर रहे हैं, कंट्री जितनी भी अर्निंग कर रही है वो सारा अपने ऊपर खर्च कर लेती है और उनकी सेविंग कुछ भी नहीं है या बहुत ही कम है। जब सेविंग कम होगी तो लाजमी सी बात है उनकी इन्वेस्टमेंट भी कम होगी। इसी वजह से तो इस वजह से यह क्या होती है, वो विशियस सर्कल में फंसी हुई होती है, यानी विशियस सर्कल से वो नहीं निकल पा रही होती। तो इसको ब्रेक करने के लिए क्या करता है गवर्नमेंट, क्या करती है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट पे को स्पीड अप करती है, यानी पब्लिक इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की कोशिश करती है। और पब्लिक इन्वेस्टमेंट याद रहे, पब्लिक इन्वेस्टमेंट मीन्स कि गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट। किसी भी कंट्री के अंदर पब्लिक इन्वेस्टमेंट अगर ज़्यादा होगी तो उस कंट्री का फायदा है, क्योंकि पब्लिक इन्वेस्टमेंट है। तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होगा कि जब गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो उस कंट्री का रेवेन्यू जनरेट होगा, और जब रेवेन्यू जनरेट होगा तो वो उसकी कंट्री की इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो इसीलिए विशेष सर्कल को तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, और अपनी पब्लिक इन्वेस्टमेंट को क्या करते हैं, स्पीड अप करते हैं। और पब्लिक इन्वेस्टमेंट स्पीड अप किसके जरिए से होगी? टैक्सेस के जरिए से होगी। और टैक्सेस मीन्स के प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से जो हम लोगों को प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से जो टैक्स लगा, उनके ऊपर टैक्स लगाकर उससे जो पैसा हमें जनरेट हो रहा है वो हम क्या करेंगे, अपनी कंट्री के ऊपर खर्च करेंगे, अपनी पब्लिक इन्वेस्टमेंट पे उसको खर्च करेंगे। इसलिए अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में क्या होता है, टैक्स एक मेन सोर्स है टू इंक्रीज पब्लिक रेवेन्यू, वेयर इट डिस्करेज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बाय लिवाइंग हैवी टैक्सेस। तो वहां पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज किया जा रहा होता है उनके ऊपर ज्यादा टैक्सेस लगाकर। नंबर 2 टूल आ जाता है आपके पास पब्लिक बोरिंग्स। देखिए, पब्लिक बोरिंग की जब हम लोग बात करते हैं तो पब्लिक बोरिंग का मतलब ये है कि पब्लिक से पैसे हासिल करना। इसका मतलब ये नहीं है कि पब्लिक से पैसे मांगे जाएं, बल्कि होता ही है कि पब्लिक के हैंड से पैसे गवर्नमेंट के हैंड में आ जाते हैं। वो किस तरीके से कि वो गवर्नमेंट, इसको मैं पहले डेफिनेशन पढ़ लूं। पब्लिक बोरिंग इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट हैज बीन बोरोड बाय द गवर्नमेंट फॉर द सेक ऑफ पब्लिक। The other term used to refer to public borrowing are government debt, national debt or public debt. In public debt, government issues bonds and securities to borrow money. होता ही है कि पब्लिक बोरिंग्स किस तरह से की जा रही होती है, पब्लिक बोरिंग्स कह लें या गवर्नमेंट डेप्ट कह लें या नेशनल डेप्ट कह लें, वो किस तरह से की जा रही होती है कि गवर्नमेंट जो है वो सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स इशू करती है
गवर्नमेंट सिक्योरिटी जिसको जीएस कहते हैं, और ट्रेजरी बिल, और इसके अलावा बॉन्ड्स वगैरह पब्लिक को इशू करती है, पब्लिक उसको बाय कर लेती है। तो पब्लिक का पैसा जो है वो किसके हाथ में आ जाता है? गवर्नमेंट के हाथ में आ जाता है। यानी सेंट्रल बैंक क्या करता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या ट्रेजरी बिल और बॉन्ड इशू करता है, लोग उसको बाय करते हैं, तो लोगों का पैसा जो है वो सेंट्रल बैंक में आ गया। यानी पैसा जो है वो किसके पास आ गया? गवर्नमेंट के पास आ गया। तो इस तरह गवर्नमेंट के पास जो जमा हो गया पैसा, उसको फिर क्या करेगी? फर्दर इन्वेस्टमेंट में इसको खर्च करेगी। और जब चाहे पब्लिक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल या बॉन्ड जब भी वापस करेंगे तो उनको उनका पैसा वापस मिल जाएगा। लेकिन अभी जो है वो उस तक उनका पैसा जो है गवर्नमेंट के पास है एज ए इन्वेस्टमेंट के तौर पे उनके लिए है। जिन्होंने इसको खरीदा उसके उनके लिए इन्वेस्टमेंट के तौर पे उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, और गवर्नमेंट ने इसको बोरो किया हुआ है। अब गवर्नमेंट ने इसको बोरो किया हुआ है, इसको क्या करेगी गवर्नमेंट? पब्लिक इन्वेस्टमेंट में इसको इन्वेस्ट करेगी। व्हेन गवर्नमेंट वांट टू बोरो मनी फ्रॉम पब्लिक, और जब गवर्नमेंट चाहती है कि पब्लिक से बोरो कर ले, तो सेंट्रल बैंक इशू एंड ऑफर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। यानी जब बोरो करना चाहता है तो गवर्नमेंट बोरो करने जा रही होती तो क्या करती है? सेंट्रल बैंक इशू करता है ना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और ट्रेजरी बिल को। लेकिन इन्वेस्टर और पब्लिक इन्वेस्टर जो है पब्लिक से क्या करते हैं? बाय करते हैं फ्रॉम पब्लिक, बाय दिस एंड हेंस मनी एक्यूमुलेट इन द हैंड ऑफ सेंट्रल बैंक एंड व्हेन गवर्नमेंट नॉट टू बोरो। और जब गवर्नमेंट नहीं चाह रही होती कि उनसे पैसे ना ले, तो फिर क्या करती है कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, तो फिर क्या करता है? सेंट्रल बैंक उनसे सिक्योरिटीज बाय करना शुरू कर देता है, और सिक्योरिटीज और ट्रेजरी बिल जो है वो पब्लिक से बाय करना शुरू कर देता है, और इस तरह से पैसा दोबारा जो है वो पब्लिक के पास वापस आ जाता है। नंबर 3 आ जाता है पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या है? पब्लिक एक्सपेंडिचर इज स्पेंडिंग मेड बाय गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री ऑन कलेक्टिव नीड्स and wants such as health, education, pension, and infrastructure of a country. In many countries, mostly businessmen invest their money in consumable goods. Therefore, they establish industries, manufacturing industries, and services industries and trade goods. देखिए पब्लिक एक्सपेंडिचर किसको कहते हैं? पब्लिक एक्सपेंडिचर यानी एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर जो कि गवर्नमेंट की तरफ से खर्च किए जाएं अपनी पब्लिक पर, और उनकी बेसिक वांट्स के लिए खर्च किया जाए, जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, पेंशन और इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह। बहुत सारी कंट्री में बिजनेसमैन जो है वो क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं मनी को कंज्यूमेबल गुड्स में, और इस तरह से वहां पे इंडस्ट्रीज जो है वो कायम होती हैं। लेकिन इंडस्ट्रीज, प्राइवेट इंडस्ट्रीज कायम हो रही हैं, उससे अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो रही है, लेकिन गवर्नमेंट का रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा। तो इस पे गवर्नमेंट क्या करती है? ज्यादा से ज्यादा टैक्सेस लिवाई करती है पब्लिक इन्वेस्टमेंट के ऊपर। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ गवर्नमेंट इज दैट इट शुड टेक decision regarding necessary infrastructure for its public means. It should perform investing activities from which it get returns such as establishing industries, extracting mines and usage of technology. अभी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि गवर्नमेंट क्या करती है? डिफरेंट डिसीजन लेती है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, पब्लिक के लिए। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आ जाता है कि बेसिक नीड्स आ जाती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में सॉरी बेसिक नीड्स आ जाती हैं, और जो जिनको के बनाना, जिनको करना गवर्नमेंट के लिए जरूरी होता है। अच्छा, अब इसमें होता ही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर मींस कि फिजिकल सिस्टम ऐसा जिसमें ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, सीवेज, वाटर एंड इलेक्ट्रिक सिस्टम, ये सब क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर की एग्जांपल है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उसके लिए एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। अभी हमने पढ़ा कि मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है पब्लिक की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। तो अब उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कैसे मजबूत होगा? कि जब उसकी ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है? ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन वगैरह, ये सब, वाटर वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब आ जाता है। तो जब ये मजबूत होगा, तो उस कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर जब मजबूत होगा तो वहाँ की बेसिक नीड जो है वो पूरी होंगी, और गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक इन्वेस्टमेंट खर्च एक्सपेंडिचर करेगी अपने पब्लिक के ऊपर। फिर आ जाता है नंबर 4, डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग किसको कहते हैं? डेफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं हम
इकोनॉमी की ऐसी सिचुएशन जहां पे हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा है और रेवेन्यू कम है. इट मींस एनी पब्लिक एक्सपेंडिचर दैट इज इन एक्सेस ऑफ करंट पब्लिक रेवेन्यू, यानी पब्लिक रेवेन्यू के मुकाबले हमारे एक्सपेंडिचर ज्यादा हैं. तो अब हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा है, रेवेन्यू कम है, तो अब यहाँ पे हम अपने एक्सपेंसेस तो कम कर नहीं सकते, क्योंकि एक्सपेंसेस मोस्टली ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो कि पब्लिक के लिए ज़रूरी हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया और इसके अलावा पब्लिक हेल्थ के काम हो गए और इसके अलावा एजुकेशन हो गई, जिनको कि अवॉइड नहीं किया जा सकता. तो ऐसा एक्सपेंडिचर को मीट करना गवर्नमेंट के लिए ज़रूरी होता है. तो उसके लिए वो क्या करती है, गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट करती है. लेकिन अगर आपका रेवेन्यू ही कम आ रहा है, रेवेन्यू कम आ रहा है और एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं, तो क्या किया जाए. तो फिर गवर्नमेंट क्या करती है, दूसरी कंट्री से लोन लेती है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेती है, या फिर जो है वो एड्स ले रही होती है, इमदाद ले रही होती है दूसरी कंट्री से. तो इन दिस सिचुएशन क्या करती है गवर्नमेंट, बोरो मनी फ्रॉम इंटरनल साइड, एक्सटर्नल साइड से. अब यहाँ पे भी हमारे पास दो चीज़ आ जाती है कि या तो इंटरनल साइड से लेगी या एक्सटर्नल. एक्सटर्नल में तो ये है कि दूसरे इंस्टीट्यूशन से या दूसरी कंट्री से इमदाद ले रही है या लोन ले रही है. लेकिन इंटरनल साइड की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर वही आ जाता है, पब्लिक बोरिंग्स आ जाता है, जो कि हमने पिछले पढ़ा है कि लोगों को जो है सिक्योरिटी सेल करके उनसे पैसा हासिल कर लेती है. लेकिन वो भी जो है वो किसी हद तक फुलफिल हमारे नहीं हो पाते एक्सपेंसेस. फिर आ जाता है व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी. मॉनेटरी पॉलिसी किसको कहते हैं, ये तो यहाँ तक तो हम लोगों ने पढ़ा फिस्कल पॉलिसी के बारे में. अब हमारा जैसे स्टार्ट हो जाता है मॉनेटरी पॉलिसी. मॉनेटरी पॉलिसी की जब हम लोग बात करते हैं तो मॉनेटरी पॉलिसी को याद रखें, किसी भी गवर्नमेंट की ये ऐसी पॉलिसी होती है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव, मेन पर्पस ये होता है कि किसी तरह से करेंसी को कंट्रोल रखना, किसी तरह से करेंसी को कंट्रोल किया जाए, इसको बहुत ज़्यादा बढ़ने ना दिया जाए. अगर करेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी तो लाजमी सी बात है उस कंट्री में इन्फ्लेशन पैदा होगा. तो इसलिए मॉनेटरी पॉलिसी जब बनाई जाती है, अब मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर होता क्या है कि सबसे पहले हम लोग क्या चीज़ देख रहे होते हैं, सेंट्रल बैंक क्या करता है, एक पॉलिसी बना लेता है. जैसे इसके में लिखा है कि मॉनेटरी पॉलिसी इज हाउ सेंट्रल बैंक और अदर एजेंसी गवर्न द सप्लाई ऑफ मनी एंड इंटरेस्ट रेट इन एन इकोनॉमी इन ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड प्राइसेस. इन प्राइसेस को और आउटपुट को और एम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करने के लिए क्या करता है, सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करता है, इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करता है. ठीक है. अब इसकी भी फर्दर टू काइंड्स हैं, एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी. जब एक्सपेंशनरी की बात करते हैं हम लोग तो इसका मतलब यही है कि एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी इट मींस कि सेंट्रल बैंक ऐसी पॉलिसी अख्तियार कर रही है कि जिसके तहत करेंसी नोट ज़्यादा मार्केट में इशू हो रहे हैं. ठीक है, यानी या ये कह लें कि करेंसी नोट ज़्यादा सर्कुलेट कर रहे हैं मार्केट में. तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक यूजेस it to stimulate the economy that increase the money supply, lower interest rate and increase aggregate demand. It boosts growth as measured by gross domestic production. होता ही है कि सेंट्रल बैंक क्या करती है, ऐसी पॉलिसी करती है कि जिससे मनी सप्लाई बढ़ जाती है, इंटरेस्ट रेट कम कर देती है, और इसके अलावा तो जब इंटरेस्ट रेट कम करेगी तो जाहिर सी बात है लोगों की डिमांड भी बढ़ जाएगी, लोगों के पास में पैसा आ जाएगा, सर्कुलेशन ऑफ मनी बढ़ जाएगी. जब सर्कुलेशन ऑफ मनी बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी. फिर आ जाता है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी. ऑपोजिट टू एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, इट इज अ फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी used to fight inflation which involves decreasing the money supply in order to increase the cost of borrowing. होता ही है कि एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी की ऑपोजिट है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी. कॉन्ट्रैक्शनरी में क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शनरी का मतलब क्या होता है, डिक्रीज होना, कम होना, यानी यहाँ पे करेंसी नोट को कम किया जा रहा है. ठीक है, यानी ऐसी पॉलिसी बनाई जा रही है कि जिससे हमारा करेंसी जो है वो कम हो जाए. तो उसके लिए क्या किया जाता है, गवर्नमेंट क्या करती है, सेंट्रल बैंक ज्यादातर इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, मनी सप्लाई कम कर देता है, और इसके अलावा बोरिंग्स, पब्लिक बोरिंग्स जो है वो बढ़ा देता है. कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी की वजह हम बात करते हैं, कॉन्ट्रैक्शनरी तो ये ऑपोजिट है इसका. तो वन इकोनॉमी इज अंडर इन्फ्लेशनरी प्रेशर, द सेंट्रल बैंक डिक्रीज द मनी सप्लाई बाय आइदर इंक्रीज इन डिस्काउंट रेट और सेल ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स. या तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स को सेल कर देती है या फिर इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से करेंसी जो है वो कंट्रोल में आ जाती है. या फिर
जो रिजर्व रेशियो होता है जो बैंक की तरफ से रखवाया जा रहा होता है उसको बढ़ा देती है। जब वो कमर्शियल बैंक के रिजर्व को बढ़ा देगी तो कमर्शियल बैंक ज्यादा से ज्यादा डिपॉजिट करेगा, ना कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोन देगा। तो इस तरह से करेंसी कंट्रोल में रहेगी। टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी की जब हम बात करते हैं तो मॉनेटरी पॉलिसी के 3 किस्म के टूल हैं। नंबर 1 ओपन मार्केट ऑपरेशन, नंबर 2 बैंक रेट या डिस्काउंटेड पॉलिसी, नंबर 3 वेरिएशन इन रिजर्व रेशियो। सबसे पहले हम बात करेंगे ओपन मार्केट ऑपरेशन की। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं कि सेंट्रल बैंक का पब्लिक से सिक्योरिटीज, बिल ऑफ एक्सचेंज, सिक्योरिटीज सॉरी ट्रेजरी बिल्स और बॉन्ड्स वगैरह को खरीदना या सेल करना। तो ये सेंट्रल बैंक अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ इकोनॉमी ये पॉलिसी जो है वो अख्तियार करता है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टूल इज टू कंट्रोल क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ कमर्शियल बैंक। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सेंट्रल बैंक मार्केट ओपन मार्केट ऑपरेशन का मेन मकसद क्या होता है? क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी को कंट्रोल किया जाए, यानी कमर्शियल बैंक कम से कम लोन दे। उसके लिए सेंट्रल बैंक उनको वार्निंग भी देता है कमर्शियल बैंकों के कम से कम जो है वो लोन दे मार्केट में। सेकेंड वन ऑब्जेक्टिव इज टू अफेक्ट द मार्केट रेट of interest so as to control the commercial bank credit. It depends upon the situation of market, either it is in recession or in inflation. नंबर 2 आपका आ जाता है बैंक रेट पॉलिसी। बैंक रेट पॉलिसी का मतलब क्या है कि सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर देता है या डिक्रीज करता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ऑफ मार्केट। बैंक रेट और डिस्काउंट रेट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री गिव्स क्रेडिट टू कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक को जो क्रेडिट देता है जो लोन देता है, तो दिस बैंक रेट इज द स्टैंडर्ड रेट एट विच सेंट्रल बैंक बायस और डिस्काउंट बिल ऑफ एक्सचेंज। जिस रेट पे सेंट्रल बैंक क्या करता है? बाय करता है या डिस्काउंट करता है बिल ऑफ एक्सचेंज को। बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट करने के बाद ही सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन इशू करता है, तो उसका वो इंटरेस्ट रेट बैंक रेट बढ़ा देता है। नंबर 3 आ जाता है वेरिएशन इन रिजर्व रेशियो। इसका मतलब क्या है कि एवरी कमर्शियल बैंक इज बाउंड बाय लॉ टू कीप अ मिनिमम परसेंटेज of its demand deposit with the central bank. The amount of money remains with the commercial banks over and above the minimum reserve ratio is known as the excess reserve. On the basis of these excess reserve, commercial banks are able to create credit. क्या होता है कि हर कमर्शियल बैंक लॉ के हिसाब से इस बात का पाबंद होता है कि वो कम से कम कुछ परसेंटेज जो सेंट्रल बैंक की तरफ से बताई गई है वो डिपॉजिट कराता है पैसे सेंट्रल बैंक के पास, यानी अपने डिपॉजिट में से कुछ परसेंटेज के तौर पे कुछ परसेंट अमाउंट सेंट्रल बैंक के पास जो है वो डिपॉजिट कराता है, ताकि अगर किसी किस्म का सेंट्रल बैंक को नुकसान हो जाता है तो या पैसों की कमी हो जाती है तो सेंट्रल बैंक उनके उसी रिजर्व में से उनको पैसे देता है। इसके अलावा क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए भी वो क्या करता है, या मुश्किल वक्त में पैसे के काम आने के लिए वो क्या करता है, रेशियो को बढ़ा देता है। जब रेशियो बढ़ा देगा तो सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक जो है वो लोन देना भी कम कर देंगे और उनके बिल ऑफ एक्सचेंज भी डिस्काउंट कम कर देता है सेंट्रल बैंक। उम्मीद है आप लोगों को आज का मेरा लेक्चर पसंद आया होगा और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।